नमस्कार और स्वागत है सुरता के मंगलवार विशेष व्यक्तित्व या कृतित्व परिचय में। आज हम उस रचनाकार से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी कलम को जन भावनाओं की आवाज बनाया, जो सिर्फ कवि नहीं थे बल्कि जनता के दोहक, दर्द के संवाहक, संघर्ष के सिपाही और समाज को आईना दिखाने वाले निर्भीक रचनाकार थे। आज हम प्रस्तुत करते हैं जनकवी कोदूराम दलित, साहित्य और जीवन। छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में अपनी पैनी दृष्टि से लिखने वाले कोदूराम दलित उन साहित्यकारों में थे जिनकी रचनाओं में असली भारत, असली गांव, असली इंसान धड़कते थे। गांधीवादी विचारों से प्रभावित, सरल जीवन जीने वाले और समाज के अन्याय के खिलाफ कलम उठाने वाले, यह कवि भले ही जीवन में उस पहचान से वंचित रहा जिसका वह अधिकारी था, पर आज भी उनके शब्द, उनके विचार और उनका संघर्ष एक दीपक की तरह हमें राह दिखाते हैं। चलिए आज इस प्रेरक व्यक्तित्व के जीवन सफर, उनकी रचनात्मक विरासत और साहित्य में उनके अमिट योगदान को जानते हैं। आज हम एक ऐसे जनकवि की दुनिया में उतर रहे हैं जिनकी कविताएं सिर्फ शब्द नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के आम लोगों की धड़कनें थीं। उनका नाम है कोदूराम दलित। हमारे पास रमेश चौहान का एक आलेख है जो उनके जीवन और साहित्य पर रोशनी डालता है जी। लेकिन हमारी आज की पड़ताल का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोदूराम दलित असल में कौन थे, वो क्या खास था उनकी आवाज में जो सत्ता को भी चुभती थी और जनता को अपनी लगती थी। और सबसे बड़ा सवाल, क्यों एक इतना बड़ा कवि इतिहास के पन्नों में कहीं खोसा गया। चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि किसी भी साहित्यकार का असली परिचय सिर्फ उनकी रचनाओं से नहीं होता। अच्छा। बल्कि इस बात से भी होता है कि समाज ने उनकी रचनाओं के साथ क्या किया। कोदूराम जी के नाम के साथ जन कवि यानी लोगों का कवि जुड़ना ही मतलब सब कुछ कह देता है। वो किसी राज दरबार के कवि नहीं थे, वो सड़क पर, खेत में और गांव की चौपाल पर बसने वाले लोगों के कवि थे। उनके जीवन और संघर्षों को जाने बिना उनकी कविताओं की असली ताकत को समझना नामुमकिन है। तो फिर उनके जीवन से ही शुरू करते हैं। जी। आलेख बताता है कि उनका जन्म 5 मार्च 1910 को दुर्ग जिले के टिकरी गांव में हुआ था, एक साधारण किसान परिवार में। जी। मुझे लगता है उनकी कविताओं में जो एक मिट्टी की महक है वो शायद यहीं से आई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप उनकी कविताएं पढ़ें तो मतलब आपको महसूस होगा कि ये किसी बंद कमरे में बैठकर नहीं लिखी गई। सही बात है। इनमें खेतों की धूल है, पसीने की गंध है और उन लोगों की सीधी सादी बातें हैं जिनके बीच वो पले बढ़े। उन्होंने कभी अपनी जड़ों को छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि गर्व किया। हाँ, उन्होंने तो अपनी एक कुंडलिया में खुद का परिचय बड़े गर्व से एक गांव वाले के तौर पर दिया है। हाँ, वो पंक्तियां तो मैंने भी पढ़ी। कमाल की सादगी है उनमें। वो लिखते हैं, लइका पढ़ाई के सुघर करत हवाओं में काम। कोदूराम दलित हवे मोर गवैया नाम। मतलब बच्चों को पढ़ाने का सुंदर काम करती हूँ और मेरा गांव का नाम कोदूराम दलित है। हाँ। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं एक शिक्षक हूँ, सही पकड़ा आपने, बल्कि कहा कि मैं बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ। ये फर्क बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। उनके लिए शिक्षक होना कोई पदवी नहीं थी, एक कर्म था। और इसी कुंडलिया में उनके कवि जीवन का एक तरह से सार भी छिपा है। अच्छा, वो कैसे? कुंडलिया छंद की एक खासियत होती है कि जिस शब्द से वो शुरू होती है लगभग उसी पर खत्म भी होती है, एक पूरा चक्र। एक सर्कल। हाँ, कोदूराम जी का जीवन भी ऐसा ही था, जमीन से शुरू होकर वापस जमीन के लोगों तक पहुंचना। उनकी प्रेरणा भी किसी बड़े साहित्यिक घराने से नहीं बल्कि गांव के ही एक आशु कवि श्री पीलालाल चिनोरिया से मिली। 1926 से जो लिखना शुरू किया तो फिर कलम रुकी ही नहीं। और उनका ये मानना था कि कविता सिखाई नहीं जा सकती, वो तो अंदर से आती है। उनकी ये पंक्तियां है ना, कवि पैदा होकर आता है, होती कवियों की खान नहीं, कविता करना आसान नहीं। हाँ, ये तो आज के दौर के इंस्टेंट कवियों पर एक कटाक्ष जैसा लगता है। हाँ, कह सकते हैं। उनके लिए कविता एक साधना थी, कोई हुनर का प्रदर्शन नहीं। वो मानते थे कि कवि का काम समाज का आईना बनना है, और आईना बनाया नहीं जाता, वो बस होता है।
और वो सिर्फ कविताओं का ही आईना नहीं थे। स्रोत बताता है कि उन्होंने कहानियां, निबंध, एकांकी, प्रहसन, पहेलियां और यहाँ तक कि बच्चों के लिए एक्शन सॉन्ग तक लिखे। जी ये तो एक पूरा संस्थान थे अपने आप में। बिल्कुल। उनका जो हुलिया बताया गया है, पायजामा, गांधी टोपी और हाथ में छाता, ये तस्वीर एक आम इंसान की है, लेकिन काम असाधारण है। क्या ये सादगी उनकी एक सोची समझी पहचान थी या बस उनका स्वभाव था? मुझे लगता है ये दोनों का मिश्रण था। गांधी टोपी सिर्फ एक पहनावा नहीं थी, वो उनके विचारों का प्रतीक थी। वो गांधीवादी दर्शन से गहरे प्रभावित थे। अच्छा। लेकिन उनकी सादगी बनावटी नहीं थी। उनकी रचनाओं में एक अद्भुत अनुशासन मिलता है। वो अक्सर छंदों में लिखते थे। पर यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। विरोधाभास? वो कैसे? हाँ, मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो बेबाक व्यंग करते थे, बिल्कुल, और दूसरी तरफ वो छंद के अनुशासन में बंधे थे। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चलती थीं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई नियमों में रहकर बगावत कर रहा हो। यही उनकी कला की सबसे बड़ी खूबी थी। वो छंद के अनुशासन को अपनी ताकत बनाते थे। जब आप एक संधे हुए मीटर में तो कांत के साथ कोई चुपती हुई बात कहते हैं तो उसका असर दुगना हो जाता है। सही बात है। वो आसानी से याद रह जाती है और लोगों की जुबान पर चढ़ जाती है। उनका व्यंग कड़वा नहीं होता था, उसमें एक तरह की शरारत होती थी, एक विनोद का भाव, जो सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे, अपमानित न करे। बिल्कुल। यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है। चुनाव पर उनकी कविता इसका बेहतरीन उदाहरण है। हाँ। आज से दशकों पहले लिखी पंक्तियां सुनकर ऐसा लगता है जैसे कल ही लिखी गई हो। बड़का चुनाव अब लकटे आइस, टिकस के धूम गजब छाइस। टिकस बर सब मुंह फारत है, टिकस बिन नींद्रा आई नहीं, डोकी लइका तक भाई नहीं। हाँ। मतलब टिकट के लिए सब लाट अपका रहे हैं, उसके बिना नींद नहीं आती, यहाँ तक कि बीवी बच्चे भी अच्छे नहीं लगते। ये तो आज के राजनीतिक माहौल का हूबहू चित्र है। बिल्कुल। और ये सिर्फ चुनाव की खींचतान पर टिप्पणी नहीं है, ये सत्ता के लालच पर एक सार्वभौमिक टिप्पणी है। उनकी राजनीतिक चेतना बहुत गहरी थी। वो सिर्फ सतही चीजों को देखकर नहीं लिखते थे। उन्होंने आजादी के पहले और बाद के नेताओं में जो फर्क देखा, उसे बहुत ही सरल लेकिन तीखे अंदाज में बयान किया। हाँ, वो पंक्तियां तो कमाल की हैं। तब के नेता जनहितकारी, अब के नेता पदवीधारी, और तब के नेता काटे जेल, अब के नेता चौथी फेल। और मेरी पसंदीदा तो ये है, तब के नेता डंडे खाएं, अब के नेता अंडे खाएं। वाह। कुछ शब्दों में पूरा सार कह दिया। आज लिखते तो शायद अंडे से भी आगे की बात करते। निश्चित रूप से ये पंक्तियां सिर्फ एक तुलना नहीं है, ये मूल्यों में आई गिरावट पर एक आम नागरिक का दर्द है। एक ऐसे व्यक्ति का दर्द जिसने आजादी का सपना देखा था और फिर उस सपने को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए भी देखा। और ये दर्द सिर्फ उनकी कविताओं में नहीं था, उनके जीवन में भी था। मतलब? वो सिर्फ कलम के सिपाही नहीं थे। सही कहा। वो कर्म से भी समाज सुधारक थे। लेख में जिक्र है कि 1947 में शिक्षक संघ के आंदोलन में शामिल होने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जी, 15 दिनों के लिए नागपुर जेल में। और सजा यहीं खत्म नहीं हुई। जेल से छूटने के बाद उन्हें प्रधानाध्यापक पद से रिवर्ट करके वापस शिक्षक बना दिया गया। ये तो सीधे सीधे सत्ता से टकराने वाली बात हुई। और यहीं से हमें उस सवाल का जवाब मिलना शुरू होता है जो आपने शुरू में उठाया था, कि उन्हें वो पहचान क्यों नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। जो व्यक्ति व्यवस्था की आंखों में आंखें डालकर सवाल करेगा, व्यवस्था उसे सिर पर नहीं बिठाएगी। सही बात है। ये उनके जीवन का एक केंद्रीय संघर्ष था। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ राज्य की मशीनरी उन्हें सजा दे रही थी, तो दूसरी तरफ उसी व्यवस्था का एक हिस्सा उन्हें सम्मान भी दे रहा था। मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि उन्हें आकाशवाणी के नागपुर, इंदौर और भोपाल केंद्रों में कविता पाठ के लिए बुलाया जाता था। अच्छा। ये उस जमाने में बहुत बड़ा सम्मान था। इतना ही नहीं, उनकी शराबबंदी पर लिखी एक कविता को मध्य प्रदेश शासन ने पुरस्कृत भी किया था। अरे वाह। तो एक ही सरकार का एक हाथ उन्हें जेल भेज रहा है और दूसरा हाथ पुरस्कार दे रहा है। ये दिखाता है कि उनकी प्रतिभा इतनी प्रखर थी कि व्यवस्था भी उसे पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। बिल्कुल। ये वाकई हैरान करने वाला है। तो वो एक जाने माने कवि थे, रेडियो पे आते थे, पुरस्कृत भी हुए, फिर भी उनके जीवन काल में उनकी केवल एक ही किताब छपी, सियानी गोठ, वो भी 1965 में। जी। एक कवि जिसने इतना कुछ लिखा हो, उसकी सिर्फ एक किताब छपना, ये बात हजम नहीं होती। और उस किताब की कहानी तो और भी अजीब है। क्या? जैसा कि स्रोत में बताया गया है, उन्होंने उस संकलन की कुंडलियों में अपना नाम ही नहीं डाला। अपना नाम नहीं डाला? क्यों? शायद अपनी सादगी या विनम्रता में,
लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि बाद में कुछ लोगों ने उनकी रचनाओं पर अपना हक जताने की कोशिश की। ये उनके सीधे और शायद कुछ हद तक भोले स्वभाव को भी दिखाता है। वो अपनी कला को रचने में इतने मगन थे कि उसे अपने नाम से ब्रांड बनाने की चिंता ही नहीं की। शायद यही एक जनक कवि और एक पेशेवर लेखक में फर्क होता है। लेकिन वो किताब सियानी गोट अपने आप में खजाना है। बिल्कुल। उसमें विषयों की जो विविधता है वो चकित कर देती है, आध्यात्म से लेकर विज्ञान तक। बिल्कुल। आध्यात्म पर उनकी पंक्तियां देखिए, कितनी गहरी बात कितने सरल शब्दों में कही गई हैं। भाई, एक खदान के सब्बो पत्रा आए, कोनो खोंदे जाएं नित, कोनो पूजे जाएं। मतलब सारे पत्थर एक ही खदान के भाई हैं, लेकिन किसी की नियति में रोज पैरों से कुचला जाना लिखा है और कोई मंदिर में पूजा जाता है। ये सिर्फ आध्यात्म नहीं, ये एक तो समाज की असमानता पर, जाति व्यवस्था पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। सही बात। और फिर वो अचानक गियर बदलते हैं और विज्ञान पर लिखने लगते हैं। हाँ, बिजली के बारे में उनकी पंक्तियां तो मुझे बहुत पसंद आई। तार मनन मां ताम के बिजली रेंगत जाए, उगुर बुगुर सुघर बरिए सब लट्टू मां आए। कितना सुंदर चित्र है। तांबे के तारों में बिजली रेंगती हुई जा रही है और सारे बल्ब बुगुर बुगुर यानी जगमग जगमग जल उठते हैं। उन्होंने एक जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया को एक बच्चे की सहजता से समझा दिया। यही उनकी ताकत थी। वो जानते थे कि अगर अपनी बात आम आदमी तक पहुंचानी है तो भाषा भी उसी की होनी चाहिए, उदाहरण भी उसी की दुनिया के होने चाहिए। उनकी दृष्टि की यही व्यापकता उन्हें एक महान कवि बनाती है। और ये जानकर अच्छा लगता है कि उनकी विरासत आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा है। जी। स्रोत बताता है कि छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य राउत नाचा में उनके दोहे आज भी गाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा सम्मान है। बिल्कुल। जब आपकी कला अकेडमी की दीवारों से निकलकर लोगों के त्योहारों और उत्सवों का हिस्सा बन जाए। हाँ, और ये विरासत उनके परिवार में भी आगे बढ़ी। 28 सितंबर 1967 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके बेटे श्री अरुल कुमार निगम छंद विधा के बड़े जानकार माने जाते हैं। अच्छा। और उनके दामाद श्री लक्ष्मण मस्तूरिया, वो तो खुद छत्तीसगढ़ी संगीत की एक पहचान है। अरे वाह। तो कला की वो धारा रुकी नहीं, बहती रही। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? कोदूराम दलित सिर्फ एक कवि नहीं थे। नहीं, वो छत्तीसगढ़ की जमीन की चेतना थे, एक ऐसी आवाज जो चुप नहीं रह सकती थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों की सादगी, उनकी मेहनत और उस सादगी के कारण होने वाले उनके शोषण को अपनी कविताओं में उकेरा। उनकी कविता है जो उस पूरे दर्द को बयां कर देती है। आप उस कविता की बात कर रहे हैं जिसमें वे कहते हैं, छत्तीसगढ़ पैदा करे अड़बड़ चाउरदार, हवें लोग मन यहाँ के सिधवा औ उदार। ठग थे ये भोपूरा मनला, बंचक मन अड़बड़, पिछड़े हवे अतेक, यही कारण छत्तीसगढ़। जी, मतलब छत्तीसगढ़ इतना चावल दाल पैदा करता है, यहाँ के लोग बहुत सीधे और उदार हैं, लेकिन चालाक लोग इन बेचारों को बहुत ठगते हैं और इसी वजह से छत्तीसगढ़ इतना पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल। ये पंक्तियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। एक कवि का अपने समाज के लिए दर्द है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। एक ऐसा कवि जो इतना प्रासंगिक था, इतना लोकप्रिय था, फिर भी गुमनाम सा क्यों रह गया? शायद जवाब यही है कि वो व्यवस्था के खिलाफ थे। शायद वो अपनी मार्केटिंग नहीं कर पाए, या शायद हम ही के नायकों को सहेजना नहीं जानते। मुझे लगता है ये सभी कारण थोड़े थोड़े जिम्मेदार हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज इंटरनेट के दौर में गुर्तुरगोट देसी वेब पत्रिकाओं के जरिए उनके जैसे भूले बिसरे नायकों को फिर से सामने लाने की कोशिश हो रही है। उनकी रचनाएं डिजिटल दुनिया में एक नया जीवन पा रही हैं। शायद जिस पहचान के वो हकदार थे वो उन्हें अब मिल रही है, देर से ही सही। और यही हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। तकनीक कैसे हमारी साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर को बचा सकती है और उसे एक नई पीढ़ी के लिए दिलचस्प बना सकती है। और क्या हमारे आसपास, हमारे अपने गांव शहरों में ऐसे कितने ही कोदूराम दलित होंगे जिनकी कहानियों को, जिनकी आवाज को फिर से खोजने और दुनिया को सुनाने की जरूरत है। आप सुन रहे थे जन कवि कोदूराम दलित, साहित्य और जीवन। एक ऐसा नाम जो भले ही बड़े मंचों से दूर रहा, पर जनता के दिलों में आज भी गूंजता है। उनकी सियानी गोठ जैसी कृतियां, उनका व्यंग्य, उनका जनपक्ष और समाज के प्रति उनका समर्पण छत्तीसगढ़ी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। सुरता में हम हर मंगलवार इन्हीं प्रेरणा दीपकों से आपका परिचय कराते हैं, ताकि नई पीढ़ी जाने की साहित्य सिर्फ शब्द नहीं
बल्कि विचार, संघर्ष और चेतना का प्रकाश है। अगले मंगलवार फिर मिलेंगे, एक नए व्यक्तित्व, एक नई प्रेरणा के साथ। जय जोहार।